नमस्कार दोस्तों, आज का दिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1905 में विश्व में एक बड़ी घटना हुई थी। फ्रांस की जो राजनीति है, सरकार है और फ्रांस के चर्च दोनों अलग किए गए कि राज्य का काम धर्म का संचालित करना नहीं और धर्म का काम राज्य को संचालित करना नहीं। 1905 में आज हम बैठे हैं 2022 और आज 2022 में हिंदुस्तान में बिल्कुल उलट हो रहा है। हिंदुस्तान में जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे कि कैसे सेकुलर बनाया जाए, कैसे सबको अलग किया जाए, राज्य अलग है और जो धर्म है वो बिल्कुल अलग है। यह जब व्यवस्था, इस पर चर्चा चल रही है, काम हो रहा है, लगातार यह स्थापित हो रहे हैं, उस स्थिति में हिंदुस्तान में लगातार क्या हो रहा है, धर्म और राजनीति को, राज्य को एक किया जा रहा है और इसको लेकर के जिस तरीके की बातें बोली जाती हैं वो चिंताजनक है। संवैधानिक पद और संविधान की शपथ लेकर बैठे लोग इस तरह की बातें करते हैं और ये आप देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नफरत की बात करते हैं, नफरत और कट्टरता से, घृणा से भरे हुए हिंदुत्व की बात करते हैं और जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नफरत और घृणा से भरी बातें करते हैं, वो इस बात का सबूत है कि किस तरह की राजनीति और यह राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य और धर्म अलग अलग है, यह समझाते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। वो इस समय राजस्थान में है, रणथंभौर के किले में गए हुए हैं, क्योंकि उस रणथंभौर के जंगल और उससे उनकी दादी को प्रेम था। उनकी दादी ने वहीं पर एक समय में जाकर 1972 जाकर के कैसे टाइगर के शिकार को रोकने का फैसला किया था, इसको समझना कि कैसे हर जीव को बचाया जाए, इस पर सोचा था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आई। तो यही चीज कि हर जीव के मोल होता है, वो बेजुबान हो, जंगली हो या शहरी हो या बहुत सुविधाओं से युक्त हो, राज्य सत्ता से युक्त, ये बराबर है। एक और आंकड़ा बताऊंगा। इस समय पंजाब में सरकार आई है, जब से आम आदमी पार्टी, हत्याओं की झड़ी लग गई है और उसमें 1 महीने के भीतर, आप समझिए 1 महीने के भीतर 3 उन लोगों की हत्याएं कर दी गई जो पुलिस संरक्षण में थे, जिनको पुलिस अब सुरक्षा मिली हुई। तो मतलब पंजाब में किस तरीके से नफरत और अंधी उस तरह से और सार्वजनिक हुई, ये ऐसा नहीं कि घर में घुस के हो गई, ये सार्वजनिक स्थानों पर हुई है और जिस तरह से हुई है उससे आप समझिए इसका मतलब है कितना असुरक्षित हो गया है पंजाब, यह भी आप समझिए। चलिए अब चर्चा करते हैं कि 2 राज्य हैं उनका और एक दिल्ली जिसकी म्युनिसिपल नगर निगम का जो है चुनाव नतीजे आए हैं, उसके अलावा 7 उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं। तो इन सारे नतीजों पे एक बार चर्चा कर लें, क्योंकि हमने 2 दिन से अखबारों को देखा है। कल के अखबारों को देखा, उन अखबारों में छाया हुआ था कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का राज और इस तरीके से करके बिल्कुल अखबार, चैनल सब कुछ छाए हुए थे, सब साफ हो गए, सिर्फ वही रहे। एक चीज। नंबर 2, जो कल मतगणना हुई और उसके बाद जो नतीजे आए वो हिमाचल प्रदेश के थे और गुजरात के थे। उसी गुजरात के जहां पर पिछले 27 साल से या सीधे या परोक्ष रूप से यदि कहें तो 32 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और वहां इतने समय से सत्ता में है और वहीं उसने रिकॉर्ड सीटें जीती हैं। अभी तक रिकॉर्ड मैंडेट नहीं मिला है। जो मत प्रतिशत है अभी भी कांग्रेस को जब मिला था वो सबसे ज्यादा था,
तो कांग्रेस का वो रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके, सीटों का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा है। और सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा है तो उसमें एक बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की है, जो हम बार बार आपको बता चुके। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में जश्न का ऐसा माहौल हो गया और सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल से लेकर आज तक बिल्कुल जुटा हुआ है कि मोदी ने जीत लिया, मोदी ने इतिहास रच दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। बिल्कुल कर दिया। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। उनकी जीत के लिए उन्हें बधाई। एक हिमाचल राज्य भी जीता है, वो कांग्रेस ने जीता है और बहुत अच्छा मैंडेट आया। 40 सीटें आई, 68 की है। तो आप समझिए कि बहुमत से ज्यादा है। इसके बावजूद उसकी चर्चा नहीं। कई अखबारों की तो स्थिति है, इंग्लिश हिंदी अखबार जो है, कि उसमें सिर्फ गुजरात जीत का जिक्र है और हिमाचल की जीत का जिक्र ही नहीं है। खबर सिंगल कॉलम और उसकी भी स्थिति नहीं है। कई जगह सिर्फ सिंबॉलिक बात कर रहे हैं। आप समझिए, क्या वो राज्य नहीं है हिमाचल? क्या हिमाचल के लोग भारत के नागरिक नहीं है? छोटा हो बड़ा हो, तो ऐसे तो यूपी और उसकी क्या तुलना करना, फिर गोवा की क्या तुलना करना, फिर त्रिपुरा की क्या तुलना करना, उत्तराखंड की क्या तुलना करना। जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करिए। हिमाचल का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक तरफ वो चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की सीमा के करीब है। तो ऐसी स्थिति में इतना जो गंभीर हो, इतना सेंसिटिव राज्य, उस राज्य को आप कुछ समझ ही नहीं रहे, वहां के लोगों को नहीं समझ रहे। तो ये मीडिया का हाल है। मीडिया का ऐसा चारण, ऐसा चरण चुम्बन मैंने नहीं पहले देखा कि किस तरीके से अखबारों ने आज दिखाया है। एक तरफ आप आम आदमी का दिखाते हो, पूरा अच्छे से दिखाते हो, भाजपा का, मोदी का दिखाते हो, लेकिन कांग्रेस जीतती है तो आपको दिख नहीं रहा और लग रहा है पूरा मोदी मैजिक। तो साहब, मोदी मैजिक की यदि बात करते हैं तो सुन लीजिए, 7 जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती, शेष सारी हारी है, मतलब 5 हारी है। और जब 2 राज्यों का चुनाव हुआ तो एक वो जीती जहां पर वो ऑलरेडी सिटिंग थी और एक उससे छिन गई
ये नहीं है कि वो लड़े थे और एक जीत गए हार गए, एक छिन गई, और तीसरी जो दिल्ली नगर निगम था वो भी उनसे छिन गया। तो इसलिए यदि मोदी मैजिक है तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। इस पर बात करो कि स्थिति यह है कि हिमाचल की बात कर लेता हूं पहले। हिमाचल में यदि आप याद करिए, मई महीने से प्रधानमंत्री सक्रिय हो गए थे, चुनावी मोड में आ गए। 31 मई 2022 को उन्होंने शिमला के में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करके, और पूरा उसका लाइव कवरेज हुआ था और सब कुछ करा के, कि विभिन्न जिलों के गरीब कल्याण सम्मेलन के से जो था उसके तहत उन्होंने बात की थी। और उन्होंने किस तरीके से बताया था कि आज ये है और बहुत सारी चीजें। और वो उस दिन चंडीगढ़ भी आए थे। चंडीगढ़ आकर के यहां पर उन्होंने निशाना साधा था। मोहाली में एक अस्पताल का, जो निजी अस्पताल था, उसका उद्घाटन किया था। तो इस तरह की स्थितियां, उसके बाद में संदेश दिया था। उसके बाद में आपको याद होगा, वंदे भारत ट्रेन का जो पहले ट्रेन चलती थी उसको बंद करके एक दूसरी ट्रेन चलाई, उसको कहा कि हाँ साहब हमने ट्रेन चला दी, और वो वंदे भारत ट्रेन का उसका किया था, वो याद होगा। और हिमाचल में उन्होंने कितनी ताकत झोंकी, इसको समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर जितनी रैलियां की, सब कुछ की। वहां 12 जिले हैं सिर्फ, और 12 जिलों के बाद में उन्होंने वहां पर 12 दिन लगातार चुनाव प्रचार करने का मोर्चा संभाला, 12 दिन। और इस दौरान एक नहीं, 15 दिन में वो जो अक्टूबर महीने की बात बता रहा हूं कि 15 दिन में वो 3 बार हिमाचल पहुंचे। अक्टूबर महीने, सितंबर महीने में गए, तो सितंबर में गए, अगस्त में गए, और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो उन्होंने झड़ी लगा ली पूरे महीने में। और उसके बाद में अक्टूबर के बाद तो उनके दौरे इतने हो गए, कुछ कहना नहीं। उन्होंने 1 दर्जन रैलियां संबोधित, 1 दर्जन रैली, जितने जिले रैलियां। इसके बाद आप देखिए, उनके अलावा योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 16 रैलियां की। इसके बाद में जो है, जो 4 जो है विधानसभा क्षेत्रों और सब में उन्होंने जिस तरीके से किया। इसके बाद में 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छोड़ा ही नहीं हिमाचल, वो लगातार पड़े रहे। उसके अलावा जो हिमाचल से सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, वो भी वहां पर लगातार पड़े रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का पूरा काडर पड़ा रहा, लेकिन वो हार गए। और प्रधानमंत्री के ही नाम पर वहां पर भी लड़ा जा रहा था। प्रधानमंत्री ही ने कई जगह, नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी उम्मीदवार को देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लड़ रहा हूं, मेरे को आप समझ। और उनका मुकाबला कर रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की उनके मुकाबले आधी रैलियां भी नहीं। और उसके साथ साथ आप देखिए, जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, वर्कर्स थे, वो लगे थे। एक जो है उसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगे हुए थे, और सचिन पायलट लगे हुए थे। इस तरह से कुछ नेतागण लगे थे। राजीव शुक्ला उसके प्रमुख थे, प्रभारी थे। इस कारण वो पूरा सब संभाल रहे थे, सारी चीज मैनेज कर रहे थे। तो ये चुनाव था, और इसमें ये सब। फिर इसके बाद गुजरात में आते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री ने 39 रैलियां, 39 रैली, 40 से 1 कम। अमित शाह, उन्होंने 23 रैलियां की और 108 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम सारे वो नेता जो नफरत के बोल बोलते हैं वहां आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, नड्डा और सारे लोग, सबने मोर्चा संभाला। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के 2 लाख कार्यकर्ता लगे, वहां पर भी मोदी लड़ रहे थे। वहां मोदी जीत गए, अच्छे मैंडेट के साथ जीत गए, लेकिन हिमाचल में हार गए। तो हिमाचल की हार का ठीकरा दूसरों पे फोड़ेंगे, उसका आप कहेंगे कि आपने जीत अर्जित कर ली। तो साहब, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से जो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया सेल की प्रभारी है और प्रवक्ता है, पूर्व जर्नलिस्ट है, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बेहतर तरीके से बताया, वह भी सुन लीजिए।
12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इस देश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के नगर निगम में और 7 उपचुनावों में वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के एमसीडी पर थी, गुजरात में थी और हिमाचल में थी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, दिल्ली नगर निगम हार गई, 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव हार गई और एक गुजरात जरूर जीता। तो हार और जीत का जो रेशियो है वो 3:1 का है। हारी है उपचुनाव हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, जीती है गुजरात। गुजरात की प्रचंड जीत है, बिल्कुल प्रचंड जीत है, उसकी बधाई देते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरात की जीत का सेहरा मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, तो यह भी बोला जाएगा कि गुजरात में चुनाव जीतने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 22 पेपर लीक हुए हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है, ये किसी को पता ही नहीं है। महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर क्योंकि सेहरा मोदी जी को बांधा जा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे। खैर, अब आते हैं हिमाचल पर। देवभूमि की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, 40 सीटों से बढ़िया बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सिर्फ 18 सीटें ही नहीं कम हुई हैं, 6% वोट में भी गिरावट आई है। हमने तो खैर चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा था, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर की खिलाफत हो, सेब बागानों की बात हो और बेरोजगारी से जूझते लोगों को राहत देने की बात हो। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी ने अपने ही चेहरे पर वोट मांगा था, अपनी आत्मीयता बताते थे हिमाचल से, तो ठीकरा उनके सर पे क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? और तो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का तो ये गृह राज्य क्षेत्र है। इसके बाद बात कर लेते हैं, निश्चित रूप से गुजरात की हार महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी मंथन करना चाहिए कि इतने साल से आप हारते चले जा रहे हैं, क्या वजह है। मेरे गुजरात के एक मित्र ने कहा इसलिए हारे क्योंकि बार बार वो बिल्किस बानो और इन सब का जिक्र कर रहे थे, तो इससे मैसेज जा रहा था क्या कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान। हमने कहा साहब, किसी बलात्कार पीड़ित को आप हिंदू मुसलमान के उससे देखते हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है तो ये तो पूरा राष्ट्रीय मसला है। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, उसके साथ कितना गैंगरेप हुआ, जो चीजें हुई उसको आप हल्के से देख रहे हैं, एक संप्रदाय का देख रहे हैं। ये तो समाज के प्रति अपराध है, राज्य के प्रति अपराध है और हम सबके प्रति अपराध। क्यों नहीं इसे मुद्दा बनना चाहिए? लेकिन नहीं साहब, ये बनाया इसलिए नुकसान हो गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जिस तरीके से मोरबी में हुआ वो मरने वाले हिंदू थे। अरे भाई, हिंदू थे या मुसलमान थे ये सोच के तो नहीं देखी, जो भी मरे वो गलत था ना, गलती हुई और उसको आपने जिस तरह से भुनाया उसको आप देखिए। पाप तो भाजपा ने किया था, उस पर तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने तो बड़ी संजीदगी दिखाई, कहा नहीं हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, हाँ जो गलतियां हो रही, जांच गलत हो रही, ये हो रही, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल सही करनी चाहिए, ठेका कैसे दे दिया क्या है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को लेके जब बात होती है, एलएसी पर जब चीन कब्जा कर रहा होता है उस पर बात होती है, इन सब चीजों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख हैं जयराम रमेश, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियां की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार नाकामयाब रहा, बिल्कुल नाकामयाब रहा सदन में। और वही हुआ। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने पूरी लड़ाई कि आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं, इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये था कि बेवजह बिना सोचे समझे
जो कदम उठाया गया जिसका नाम है नोटबंदी। सर, जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं। और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालात आज जर्जर हो चुके हैं। मैं सर अपने आंकड़ों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि ये कहे गए थे कि काले धन सब वापस आएगी, ये कहे गए थे फर्जी नोट नहीं बचेगी, ये कहे गए थे सर आतंकवाद खत्म होगी। सर, आज ये हिंदुस्तान के, मैं आंकड़े के पास आंकड़े पेश करना चाहते हैं कि 2016 साल में कैश इन सर्कुलेशन था लगभग 18 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन है 31 लाख करोड़ लगभग। इसका मतलब बस 72% इजाफा हुए हैं ये सर कैश इन सर्कुलेशन में। सर, जब तक सर स्विस बैंक की सवाल होते हैं कि काले धन जो रखते हैं उसको गोली खा के, रात को नींद की गोली खा के सोने पड़ गए, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आज स्विस बैंक में सर पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 30,500 करोड़ आज स्विस बैंक के पड़ा हुआ है। सर, भ्रष्टाचार की मुद्दा में आज ये हिंदुस्तान की यह हालत हुई है कि 2016 में हमारे सर रैंक था 79, आज आ गया 85। सर, फर्जी नोट 102% बढ़ चुके हैं 500 रुपया की नोट पे, और 55% बढ़ चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर, उन्होंने कहा तमाम मुद्दों पे, बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की, देश की सुरक्षा और सब चीजों को लेकर बात की। लेकिन अंततः वही जो राहुल गांधी कहते हैं, माइक बंद करो, यह भी देखिए। तो इस तरह के जब हालात हो, उधर भारतीय जनता पार्टी मस्त है जश्न मनाइए जीत का, लेकिन ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपने सब जीत लिया, देश में आप ही हैं जो जीत रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आपने हारा बहुत है, जीता सिर्फ वही राज्य है जिसमें आप पिछले 32 साल से, या सीधे कहें तो 27 साल से, यानी आपकी सत्ता बरकरार हुई, आपको अच्छा मैंडेट मिला है। और जो मैंडेट मिला है इसमें भी एक चीज समझ लीजिए, 3% ही वोट आपका बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का घटा है, बहुत घटा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का 13% वोट घटा है, वो 13% वोट आम आदमी पार्टी लेके गई है, 12.9% वोट। कैसे? क्योंकि उसी का खेल था, यही खेल तो आपका था। जिन जिन जगह कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में होती है या टक्कर देने की स्थिति में होती है, वही आम आदमी पार्टी उतारी जाती है, जिससे सत्ता भाजपा की बन जाए। तो यह राजनीति, और जब यह राजनीति तो सोचना पड़ेगा। आप देखिए, ठीक है वो एक राजनीतिक दल है, उन्हें लड़ने का हक है, लड़े, लेकिन यदि आप विपक्ष खुद को कहते हैं तो फिर विपक्ष की तरह आप जाकर के विपक्ष का ही नुकसान करते हैं तो आप विपक्ष तो नहीं हो सकते। तो यह वास्तविकता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने कहा हम इसमें सुधार करेंगे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन मीडिया के लोग बड़े दुखी, और मीडिया रो रहा है कि कैसे हिमाचल कांग्रेस जीत गई। वो उस पे पॉजिटिव खबर की बजाय निगेटिव करने पे जुटा है। खबर तो आप छापते नहीं है, दिखाते नहीं है, जीत भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन कम से कम झूठे तो प्रचार मत करें। लेकिन झूठ का जब पूरा राज चल रहा हो तो यही होता है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उस अस्पताल की, उस स्कूल की फोटो ट्वीट करी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और बेहतरीन बना था, उसे अपना बता के। अरे भाई कितना झूठ बोलेंगे, दिल्ली में बोल रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं, अब तो रहने दीजिए, सत्ता में हैं आप, यह दशा है। तो झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति और मीडिया की चारण की राजनीति यही चल रहा है, और इसको बच के तो आपको ही सच खोजना होगा, कोई और नहीं आएगा। तो सोचिए आप, हम तो आपको सच बताने निकले हैं, बता देते हैं, फैसला आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।